हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक दैट इज आइसोलेटेड फुटिंग। राइट, सबसे पहले हम समझते हैं फुटिंग क्या होता है। इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी और हम इसे कैसे डिजाइन करते हैं। सबसे पहले फुटिंग वाले पार्ट को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, मैं पहले 15 मिनट में आपको बेसिस बताऊंगा फुटिंग का, आइसोलेटेड फुटिंग का और इसका डिजाइन प्रोसीजर। उसके बाद हम डायरेक्टली डिजाइन क्वेश्चन में मूव करेंगे इसी लेक्चर में। तो प्लीज़ पेशेंटली आप ये समझ लीजिए 1-1.5 घंटा कुछ हम नया सीखेंगे। राइट, साथ में बने रहिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट अपने आप करिए, बाकी जो कॉन्सेप्ट है मैं कोशिश करूंगा कि स्लोली आपको सारे समझा दूँ। राइट, फुटिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। राइट, ऑब्वियसली जो लोड कैरी कर रहा है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ही होगा और इसका मेन पर्पस क्या है, इज टू ट्रांसफर लोड ऑन अंडरलाइन सॉइल। मतलब कि जो भी आपका टोटल लोड आ रहा है उसको कहां पर ट्रांसफर करना, सॉइल में ट्रांसफर करना, ये इसका मेन पर्पस है। ओके, अब जहां पर भी आपका लोड कंसंट्रेटेड बन रहा होगा, कंसंट्रेटेड वर्ड को ध्यान से समझिए। कंसंट्रेटेड वर्ड का मतलब है कि एक बहुत हैवी अमाउंट ऑफ लोड आपका एक छोटे से एरिया में ट्रांसफर किया जा रहा है ना। सपोज अगर मैं कॉलम का एग्जांपल लेता हूँ, ये कॉलम है और इसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है यहाँ से सुपर इम्पोज लोड इस पॉइंट लोड की फॉर्म में आ रहा है और नीचे अगर मैं डायरेक्टली ये सॉइल पे ट्रांसफर करूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लोड है, जो कि स्लैब्स का हो सकता है, बीम का हो सकता है, वो सारा मिलके जो सुपर इम्पोज लोड बना है वो सिर्फ इतने सरफेस एरिया पे ट्रांसफर हो रहा है, ये सरफेस एरिया। और जब भी ऐसा कंसंट्रेटेड लोड बन रहा होता है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेटेड। मतलब कि बहुत सारा लोड एक पॉइंट पे आके कंसंट्रेट हो रहा है। जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है ना तो फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्यों होते हैं? बहुत ही बेसिक जो फॉर्मूला है स्ट्रेस का, दैट इज लोड अपॉन एरिया। अब अगर एरिया बहुत कम हो गया ना तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा और अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो जब भी ऐसा कोई कंसंट्रेटेड लोड वाला सिस्टम बन रहा होता है तो वहाँ हम कोशिश करते हैं कि इस लोड को स्प्रेड कर दें और उसी स्प्रेडिंग के मैकेनिज्म में ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आता है जिसे हम बोलते हैं फुटिंग। अब कहाँ कहाँ पर ये यूज हो सकता है? ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दे ही दिया आपको, कॉलम्स में यूज हो सकता है। कहाँ पर यूज हो सकता है? वॉल्स में भी यूज हो सकता है, क्योंकि वॉल्स में भी एक बहुत छोटे से एरिया में आपका बहुत हैवी अमाउंट ऑफ लोड ट्रांसफर हो रहा होता है, तो वहाँ पर भी आपको फुटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, लोड सिर्फ लोड बियरिंग स्ट्रक्चर से ट्रांसफर होता है ना। बाकी जो नॉन, अगर सपोज वॉल की जगह आप पार्टीशन वॉल कर दें तो उसका लोड हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो उसके नीचे फुटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट, लेकिन अगर कोई लोड बियरिंग वॉल है, सपोज ब्रिक की वॉल है या कंक्रीट की वॉल है, जो लोड बियर कर रही है तो उसका लोड होगा, उसके थ्रू लोड आ रहा होगा। अगर उसके थ्रू लोड आ रहा होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी? फुटिंग चाहिए। आई होप आपको पॉइंट क्लियरली समझ में आ रहा है। राइट, ये हो गया फुटिंग। अब हम आते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड वर्ड क्या है? अकेले रहना। मतलब कि अगर आप किसी से बहुत दुखी हो, आपका दिल टूट गया है, तो आप खुद को क्या कर लेते हो? आइसोलेट कर लेते हो। मतलब कि बाकी सारी दुनिया से आप खुद को अलग कर लेते हो। ये तो होता है आइसोलेट करने का मतलब। इसी तरह आइसोलेटेड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कॉलम, राइट, या फिर इंडिविजुअल कॉलम के लिए जो फुटिंग है उसे हम क्या बोल देते हैं? आइसोलेटेड फुटिंग फॉर द कॉलम। या फिर इंडिविजुअल वॉल, मतलब जो बाकी के अगल बगल स्ट्रक्चर हैं उसका इंपैक्ट नहीं है। दिस फुटिंग सेज कि मैं इस कॉलम का लोड है वो अंडरलाइन सर्फेस सॉइल पे ट्रांसफर करूंगी एंड दैट इज ऑल। इसका सिर्फ पर्पस इतना ही है। तो जब भी कभी हम एक इंडिविजुअल मेंबर के लिए फुटिंग बना रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग, और वो जिस मेंबर के लिए बना रहे होते हैं वो बन जाता है। मीन्स अगर मैं कॉलम के लिए, एक सिंगल कॉलम के लिए, इंडिविजुअल कॉलम के लिए फुटिंग बना रहा हूँ तो उसे मैं बोल दूंगा आइसोलेटेड फुटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम। और यही हमें पढ़ना है। राइट, अब इसमें अगर बात करें तो कितने तरीके की फुटिंग हो सकती है? ऑब्वियसली जितने तरीके के कॉलम्स हो सकते हैं उतने ही तरीके की फुटिंग हो सकती है। मतलब अगर मैं फुटिंग के टाइप्स की बात करूं तो हो सकती है रेक्टेंगुलर फुटिंग, राइट,
और क्या हो सकती है, स्क्वायर फुटिंग भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, सर्कुलर फुटिंग भी हो सकती है। मतलब जितने तरीके के आप कॉलम डिजाइन कर सकते हैं उतने तरीके की फुटिंग भी हो सकती है। आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियरली समझ में आ रहा है। ओके, सो इस चैप्टर में हमें यही डिजाइन करना है कि आइसोलेटेड फुटिंग कॉलम की कैसे बिहेव करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हमें कंसीडर करने चाहिए डिजाइनिंग में। लेकिन उससे पहले ना, मैं डिजाइनिंग में जस्ट जंप करने से पहले आपको डिजाइनिंग के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए, अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन होता क्या है? डिजाइन का मेन पर्पस, अगर स्ट्रक्चरली आप देखो तो डिजाइन का पर्पस क्या है? किसी मेंबर पे लोड लग रहा है, उस लोड की वजह से उस मेंबर में कोई चेंजेस हो रहे हैं। अब वो चेंजेस ऑब्वियसली जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो कम करेंगे या फिर मटेरियल को फेल करने का ट्राई करेंगे। आपको कुछ ऐसा डिजाइन करना है कि उस लोड का इम्पैक्ट मटेरियल की स्ट्रेंथ पे ना आए या फिर उतना आए कि मटेरियल वो कैरी कर पाए। दिस इज डिजाइन, राइट? अगर इसको और सिंपलर वर्ड्स में मैं बताऊं तो जैसे ही मैंने बीम पर लोड लगाया, बीम में जो चेंजेस हो रहे हैं आपको मटेरियल इस तरीके से प्रोवाइड करना है कि वो मटेरियल उन चेंजेस को रजिस्ट कर ले। ये डिजाइनिंग है। अब अगर आपको डिजाइन करना है फुटिंग या कोई भी मेंबर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही लोड लगता है उस पर्टिकुलर मेंबर में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। उसी को टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं फेलियर पैटर्न। फेलियर पैटर्न, राइट? ओके, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? आपने डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी के बारे में सुना हुआ है। सपोज मैं सिर्फ थिन वायर में कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी देखता हूँ, क्या मेटल के अलावा जो नॉन मेटल है वो भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर उन पे आप लोड लगाओगे तो वो उस कंडीशन में आने से पहले ही फेल हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं हम फेलियर पैटर्न। मतलब लोड लगाया और किन पैटर्न से आपको वो मेंबर फेल हो सकता है, अगर हम उसको जान लें तो हम कुछ ऐसे प्रोविजंस कर सकते हैं या मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं या साइज दे सकते हैं जिससे वो वाले फेलियर्स ना हो, राइट? और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फुटिंग में ऐसे कौन कौन से पैटर्न आते हैं। सबसे पहला पैटर्न तो बहुत ही सिंपल है। देखो, जैसे ही आपने फुटिंग बनाई, मतलब आपने एरिया स्प्रेड किया, मतलब ये कॉलम है और इसका एरिया आपने क्या किया, स्प्रेड कर दिया। ये फुटिंग हो गई आपकी। जैसे ही आप स्प्रेड करोगे एरिया, इसका मतलब क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर आपको मिला। मतलब कि अगर ये कॉलम को भूल जाओ तो ये एक स्लैब की तरह मेंबर आपको मिल रहा है, राइट? अगर आप फुटिंग को सिर्फ रेक्टेंगुलर फुटिंग को या स्क्वायर फुटिंग को थोड़ा सा इमेजिन करो तो ये कॉलम है और नीचे ये फुटिंग लगा दी आपने। ये क्या है, एक स्लैब की तरह आपको मेंबर मिल रहा है। और स्लैब जैसे ही होगा, मतलब जैसे ही हॉरिजॉन्टल मेंबर आएगा तो सबसे पहले तो होगी बेंडिंग। क्या होगी? बेंडिंग। अब बेंडिंग किस बात पर डिपेंड करती है ना? अभी डबली रेनफोर्स सेक्शन वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया कि जो अगर हम सिंगली रेनफोर्स्ड की बात करें, जो कि स्लैब के केस में मोस्टली सिंगली रेनफोर्स्ड ही होता है, आपको ऐसा नहीं होता कि दूसरे साइड मीन्स कंप्रेशन साइड में भी रेनफोर्समेंट लगाना पड़े। तो वहाँ पर जो लिमिटिंग मूवमेंट होता था, MU लिमिटिंग, उसकी वैल्यू होती थी QFC के BD स्क्वायर। और हमने ये डिस्कस कर लिया कि सारा गेम किसका है, डेप्थ का। सारा गेम किसका है, डेप्थ का है। अगर आपको मूवमेंट ज़्यादा चाहिए, डेप्थ बढ़ा दो, क्योंकि विड्थ भी किस पर डिपेंड करती है, डेप्थ पर, राइट? सो अगर सारा गेम डेप्थ का है तो हमें ऐसी डेप्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो बेंडिंग में सेफ, राइट? यही तो हम बीम में भी करते थे। हमें वो डेप्थ प्रोवाइड करनी है जो बेंडिंग को रजिस्ट कर पाए, राइट? मीन्स जो डिजाइन मूवमेंट आ रहा है WL²/8 उसको रजिस्ट कर पाए। क्लियर है? बट यहाँ पर सिर्फ इससे काम नहीं चलता है, यहाँ पर कुछ और चीजें होती हैं। जैसे दूसरी चीज होती है शेयर, और शेयर यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक है। एक है वन वे शेयर और दूसरा है टू वे शेयर। अब ये दोनों शेयर समझिए क्या होता है। देखो, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पहले समझने में दिक्कत हो, लेकिन मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन आई गारंटी कि आपको समझ में सब आएगा, इमेजिन सारा कुछ होगा, राइट? चलिए, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं इसे हटा दूँ ताकि मैं डिटेल में आपको समझा पाऊँ। राइट, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखो,
ये कॉलम जिसका साइज L/B है और इसकी मैंने एक फुटिंग बना दी, दैट इज L/B। अब देखिए क्या होगा, कॉलम जैसे ही लगा और ये फुटिंग आपने बनाई, कॉलम के लिए ना ये वाला मेंबर बिल्कुल नया है, राइट, और ये वाला मेंबर जो है इसका तो कोई लेना ही देना नहीं था लोड से, आपने अचानक इसे बना दिया, राइट। तो कॉलम नीचे लोड लगाएगा, इस पर ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वाला मेंबर कहेगा भाई मैं लोड क्यों ट्रांसफर करूं, तो ये लगाता है अपवर्ड प्रेशर, राइट। मतलब जो फुटिंग है वो कॉलम के फेस पे अपवर्ड प्रेशर लगाती है और इसी फेस के अराउंड सारा काम होगा। देखो आपको इमेजिन भी हो रहा होगा कि अगर ये फेस का कनेक्शन फुटिंग से ठीक नहीं है, राइट, तो क्या ये एक सिंगल मेंबर की तरह बिहेव कर पाएंगे? कभी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हाउ जो कंक्रीट है वो मोनोलिथिकली पोर किया जाता है, मतलब जो मेंबर्स है मोनोलिथिकली बनते हैं, मतलब एक साथ बन रहे होते हैं, तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। बट फिर भी समझिए इस फेस में कुछ तो हो रहा होगा, इस फेस के अराउंड ही फेलियर्स डिसाइड हो रहे होंगे कि किस तरीके से आपकी फुटिंग फेल हो सकती है, राइट। इसका मतलब जैसे ही लोड आया, अब फुटिंग को हम किस स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करें? क्या हम बहुत हैवी फुटिंग दे दें उससे काम चल जाएगा? ध्यान से समझो, अल्टीमेटली लोड कहाँ पर जा रहा है? अल्टीमेटली लोड ट्रांसफर हो रहा है सॉइल पर। कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है? सॉइल पर। आप फुटिंग को कितना भी स्ट्रॉन्ग बना लो, बट अगर ये लोड सॉइल कैरी करने के कैपेबल नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर फेल होगा ही होगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ फुटिंग हो सकती है वो कितनी हो सकती है? सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। आपने ये टर्म पहले सुना होगा, पढ़ा भी है, नहीं पढ़ा है मैं तब बता देता हूँ। टर्म होता है पहले बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी, और बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? वो कैपेसिटी, मतलब वो स्ट्रेंथ जो सॉइल बियर कर सकती है, राइट। सपोज अगर मैंने बोला कि 1 mm² की सॉइल ले लो और वो 10 kN लोड ले सकती है, या 1 मीटर² का सॉइल ले लो, आप इतना एरिया ले लो सॉइल का और वो 100 kN ले सकता है, तो दैट बिकम्स द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो फुटिंग को इससे ज़्यादा बनाने का कोई सीन ही नहीं है। मतलब कि अगर सॉइल ही 100 ले सकती है तो फुटिंग को 150-160 बनाने का क्या जरूरत है, राइट, वो काम तो आना नहीं है। तो फुटिंग को हम मैक्सिमम किस स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करते हैं? सेफ बियरिंग। अब सेफ वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि सॉइल जो है ना उसकी स्ट्रेंथ सीजन और मॉइस्चर और बहुत सारे अदर फैक्टर्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो हम एक ऐसा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं जो एश्योर करे कि किसी भी कंडीशन में सॉइल एटलीस्ट इतना तो बियरिंग स्ट्रेंथ शो करेगा, उसे हम बोल देते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये फैक्टर डिपेंड करता है कि किस रीजन की सॉइल है, कभी कभी 1.2 होता है, कभी कभी 2 होता है, डिपेंड करता है। बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है दैट इज टर्म्ड एज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इतना समझ में आ रहा है? डिजाइन किसके लिए हो रही है फुटिंग, किस स्ट्रेंथ के लिए? मैक्सिमम सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए। नाउ अब जैसे ही यहाँ पर ये कॉलम जो है ना फुटिंग पे लोड लगाएगा, ये अपवर्ड प्रेशर लगाएगा और उस अपवर्ड प्रेशर की वजह से ये 3 चेंजेस होंगे। एक तो बेंडिंग जनरेट होगी, है ना, कि ये पुश कर रही है, जो जैसे ही आपने कॉलम ने फुटिंग को पुश किया तो क्या होगी? बेंड होगी। अगर इस तरीके से कुछ कर्व बनने का ट्राई करेगा और नेट अपवर्ड प्रेशर उसका अपोज करेगा, राइट। यहाँ पर मैं स्केल लाया नहीं हूँ, आपको स्टील वाली स्केल जो होती है उससे बेटर समझ में आएगा। बीच में लोड लगाओ, स्केल बेंड हो जाती है, राइट। अब अगर स्केल का नेचर क्या है इस समय, स्केल क्या चाह रहा है? स्केल चाहता है कि इस बेंडिंग को खत्म करें, उसी को हम बोल देते हैं नेट अपवर्ड प्रेशर। उसी को हम क्या बोल देते हैं? नेट अपवर्ड प्रेशर। अभी न्यूमेरिकल में थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा, अभी सिर्फ वर्ड याद रखिए। तो बेंडिंग तो सबको क्लियर है, बेंडिंग के बारे में हम बीम में बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं। जब भी हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है हमें बेंडिंग मूवमेंट आता है, उसके लिए हम डिजाइनिंग भी कर चुके हैं। ये समझिए शियर क्या होता है। देखिए इन द केस ऑफ बेंडिंग, यहाँ पर भी देखो, बेंडिंग के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? कि वो सेक्शन जिसके अलोंग फेलियर होने वाला है, वो सेक्शन जिसके अलोंग फेलियर होने वाला है उसे हम बोल देते हैं क्रिटिकल सेक्शन। और बेंडिंग के लिए क्रिटिकल सेक्शन फेस ऑफ द कॉलम पे ही आता है, मतलब इसी के अलोंग फेलियर हो जाएगा। अगर बेंडिंग में फेलियर होगा ना तो जो कॉलम का फेस है फुटिंग पे, यहीं पर फेलियर हो जाएगा। क्या होता है? फेस ऑफ द कॉलम, फेस ऑफ द
क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा होता है वन वे शेयर। अब देखो एक ये सरफेस है, एक फुटिंग की सरफेस है, और शेयर हर उस जगह पर आएगा जहां पर दो सरफेसेज होंगी और अपोजिट मूव कर रही होंगी। ये पुश कर रहा है, ये दूसरी डायरेक्शन में पुश कर रहा है, जो मूवमेंट है उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, शेयर जनरेट होगा, राइट। और शेयर के केस में जो क्रिटिकल सेक्शन आता है ना, वो आता है फेस से डी डिस्टेंस पर। डी क्या है यहाँ पर, डेप्थ ऑफ द फुटिंग, दोनों डायरेक्शन में जो फेस से डी डिस्टेंस पे आपका क्रिटिकल सेक्शन आता है। मतलब ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, सिमिलरली इस साइड भी ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये जो बनेगा इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शेयर। मतलब इस सेक्शन के अलावा फेल हो सकता है, मतलब जो ये डी तक है वहां तक आपका फेलियर के चांसेस हैं अगर आपने डेप्थ को ठीक से नहीं रखा, राइट। देन आता है टू वे शेयर, इसी को हम पंचिंग शेयर भी बोलते हैं, इसी को हम पंचिंग शेयर भी बोलते हैं, राइट। अब देखो पंचिंग शेयर क्यों बोलते हैं, अगर मैं इसे पंच करता हूँ, वॉल को पंच करता हूँ, और ये वॉल वीक है, अभी तो मेरे हाथ में ही चोट लग जाएगी, बट अगर ये वीक है तो ये एक एरिया ब्रेक करेगा, पंच क्या करेगा, एक पूरा एरिया ब्रेक करेगा, कोई एक्सिस में फेलियर नहीं होगा, एक पूरी पेरिफेरी में फेलियर होगा जहां तक ये वाला पार्ट मेरा आएगा, राइट। वन वे शेयर और टू वे शेयर में यही डिफरेंस है। वन वे शेयर में एक्स डायरेक्शन पे स्ट्रेस आ रही होती है, वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेस आ रही होती है, अगर आप, और अलग अलग दोनों हैं, राइट, इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ये एक एक्स में फेल होगा या फिर वाई में फेल होगा या फिर दोनों में फेल होगा, राइट। जब दोनों में एक साथ फेलियर हो, मतलब ये जो पार्ट है ना वो एक साथ दोनों डायरेक्शन में अंदर चला जाए, उसे हम बोल देते हैं पंचिंग शेयर, और वो लाई करता है d/2 की पेरीफेरी में। मतलब कि ये डिस्टेंस कितना है, d/2, यहाँ पे भी ले लो, इधर भी ले लो और इधर भी ले लो, तो ये वाला जो एरिया बनेगा ना, मैं ठीक से शायद क्लियर नहीं हो रहा है बट आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला एरिया d/2 ये डिसाइड करता है पंचिंग शेयर। क्या डिसाइड करता है, पंचिंग शेयर। तो वन वे में जो क्रिटिकल सेक्शन है, राइट, एट डिस्टेंस d फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम, फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम, एंड पंचिंग शेयर के लिए, पंचिंग शेयर के लिए क्या होता है, एट डिस्टेंस d/2, एट डिस्टेंस d/2 पूरी पेरिफेरी, ये बनता है आपका क्रिटिकल सेक्शन। अब हम क्या करते हैं, हमने बेंडिंग से डेप्थ की वैल्यू निकाली, देन फिर इस डेप्थ को चेक किया वन वे शेयर में, एंड इसी डेप्थ को चेक किया टू वे शेयर में। अगर सेफ है तो ठीक है, वरना आप ऐसे समझो कि तीनों से डेप्थ की वैल्यू निकाली, जो मैक्सिमम है वो प्रोवाइड कर दिया, राइट। क्योंकि आपकी ये जो डेप्थ है ये बेंडिंग में भी सेफ होनी चाहिए, वन वे में भी सेफ होनी चाहिए, एंड टू वे में भी सेफ होनी चाहिए। तो तीनों में से जो मैक्सिमम है वो डेप्थ आप प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ही आसान होता है, आपको बस कुछ कंडीशंस याद रखनी है। बाकी अगर आपका मैथ्स ठीक है, अगर नहीं भी ठीक है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको बहुत ईजिली आपको समझा पाऊँ। साथ में बने रहिएगा, अपने आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, क्वेश्चंस अपने आप जो कैलकुलेशन है वो तो प्लीज़ अपने आप ही करिएगा। देखिए जब आपने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का टेबल याद किया था ना, वो भी आपको पहली बार में नहीं हुआ था, राइट। तो कोई भी टॉपिक टफ इसीलिए है क्योंकि आप उसे रिपीटेडली पढ़ नहीं रहे हो या फिर जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। पहली बार में फुटिंग समझ में आ जाए, आई होप आपको आ जाएगा क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे नहीं आया था, बट अगर आ जाता है बहुत अच्छी बात है, बट नहीं आता है तो समझिए ये नेचुरल है, नॉर्मल है, राइट। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके साथ पहली बार हो रहा है। जो बोल रहा है कि उसे पहली बार में फुटिंग या कोई भी इंजीनियरिंग का टॉपिक आप जो पहली बार पढ़ रहे हो और पहली बार में ही ऐसा समझ में आ जाए कि आप गलती नहीं करोगे, दैट्स नियर टू इम्पॉसिबल, बट ठीक है, अगर आ जाता है तब भी अच्छी बात है। तो मेरा सजेशन ये है
नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करो वीडियो, वापस जाओ, समझो कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से ट्राई करो। 2-3 बार अगर आप ऐसे करेंगे आई एम प्रीटी श्योर कि आपका क्वेश्चन पूरा ठीक से हो जाएगा। चलिए ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। होल्ड करिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने है। पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है। ओके, सबसे पहले तो ये गिवन है कि जो कॉलम का साइज है दैट इज व्हाट 300 by 450 mm, द साइज ऑफ द कॉलम, जिसके लिए हमें फुटिंग बनानी है दैट इज 300 by 450 mm। देखिए ये रेक्टेंगुलर फुटिंग का क्वेश्चन है, बट मैं साथ में ही आपको स्क्वायर फुटिंग का भी बताता रहूँगा। बहुत ही सिंपल है और सेम तरीके से आता है। इनफैक्ट स्क्वायर फुटिंग तो और आसान होती है रेक्टेंगुलर फुटिंग से, तो अगर आप ये ध्यान से कर लेंगे तो स्क्वायर फुटिंग आप डेफिनेटली कर पाएंगे। राइट, सेकेंड इट इज गिवन द लोड इज 500 किलोन्यूटन एंड इट इज गिवन कि जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है दैट इज 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट, कैलसी लेकर रखिए अपने पास प्लीज। ओके, नाउ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है एंड Fe415 है, तो FCK हो गया 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड Fy हो गया 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। राइट, Fe415 है। सबसे पहला स्टेप देखो क्या है, हम डिजाइन में क्या क्या करना होगा यार। देखो मैं अगर सिर्फ डिजाइन की बात करूं तो हमें क्या निकालना होगा, पहले तो साइज निकालना होगा। राइट, साइज में क्या होगा, विड्थ निकालनी होगी, लेंथ निकालनी होगी एंड ओवरऑल डेप्थ निकालना होगा, यही तो निकालना होगा। और ओवरऑल डेप्थ कैसे निकलेगा, स्मॉल डी से। दूसरी चीज क्या निकालनी होगी, रेनफोर्समेंट, क्योंकि यार बेंडिंग हो रही है और बेंडिंग में बिना रेनफोर्समेंट के तो कोई सेफ्टी नहीं है, क्योंकि जब बेंडिंग होती है तो टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं और टेंसाइल स्ट्रेसेस कौन कैरी करेगा, स्टील, और स्टील में आपको रेनफोर्समेंट का क्वांटिटी निकालना होगा। ये दोनों चीजें बता दोगे आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया। और ये दो चीजें आपने बताई हैं, क्या वो जो हमने अभी फेलियर पैटर्न देखे हैं उनमें सेफ बैठता है, अगर सेफ बैठता है तो आपका डिजाइन सेफ भी कंसीडर कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं साइज पर कि बी और डी कितना होगा। सबसे आप ये देखो आप कौन सी फुटिंग डिसाइड करोगे। राइट, जो सबसे पहला पॉइंट है डिसाइड फुटिंग विल बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, और ये डिसाइड होता है आपका साइज ऑफ द कॉलम पे। अगर आपका कॉलम स्क्वायर है तो स्क्वायर फुटिंग बना दो, और अगर आपका कॉलम रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर फुटिंग बना दो। राइट, बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, आप रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए स्क्वायर फुटिंग बना सकते हैं, बशर्ते जो हमने अभी चेक्स देखने हैं वो सेफ आ रहे हैं एंड इसका वाइसा वर्सा भी उतना ही वैलिड है। राइट, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो रेक्टेंगुलर बनाएं ताकि जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो आसान रहे। राइट, अब ये तो डिसाइड हो गया कि हम क्या बना रहे हैं, मैंने बना भी दिया था, मुझे थोड़ा पहले क्वेश्चन का पूछना चाहिए था, बट ठीक है। आपका कॉलम कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो हम फुटिंग भी कैसे बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बनाएंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइज, और ये साइज किस बात पर डिपेंड करेगा। ओके, साइज ये डिपेंड करेगा कि आपकी फुटिंग पर लोड कितना आ रहा है। राइट, बहुत जनरल सा फॉर्मूला है। जनरल सा फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाता है, लोड अपॉन स्ट्रेस, यही फॉर्मूला है। मतलब एरिया किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड करता है कि टोटल लोड कितना लग रहा है और स्ट्रेस कितना लग रहा है। राइट, तो सबसे पहले हम लोड ही निकाल लेते हैं। अगर लोड लग रहा है तो कुछ स्टेप नंबर 1 टोटल लोड, और टोटल लोड में सबसे पहले आ जाएगा सुपर इम्पोज्ड लोड, और सुपर इम्पोज्ड लोड कितना गिवन है, सुपर इम्पोज्ड लोड गिवन है आपका 500 किलोन्यूटन, 500 किलोन्यूटन। अब इस पे लोड तो फुटिंग का भी आ रहा होगा, मतलब डेड लोड भी आ रहा होगा। राइट, लेकिन हमें डेड लोड पता है नहीं अभी कितना है, तो हम 10% एज्यूम कर लेते हैं। राइट, डेड लोड मतलब सेल्फ है, एज्यूमिंग 10% सेल्फ वेट। किसका 10%, सुपर इम्पोज्ड लोड का।
और जैसे ही एज्यूम करोगे ये कितना आ जाएगा 500 का 10% 50 किलो न्यूटन एंड टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड हमें मिल जाएगा 550 किलो। टोटल लोड हमें कितना मिल जाएगा 550 किलो न्यूटन, राइट। अब लोड आ गया स्ट्रेस, स्ट्रेस कितनी स्ट्रेस के लिए डिजाइन करोगे, अरे भाई अभी तो डिस्कस किया कि स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं है, जितना सॉइल ले पाएगी मैक्सिमम उतनी स्ट्रेस के लिए आप डिजाइन कर सकते हो, यानी स्ट्रेस की जगह क्या हो जाएगा, राइट। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आई होप आपने ये लिख लिया, वरना क्वेश्चन आपके सामने ही है, मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम होगी, ये वाला स्पेस में क्लियर कर रहा हूँ, राइट राइट। सो स्ट्रेस कितनी होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम स्ट्रेस दिस इज इक्वल टू सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, एंड सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितनी गिवन है 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए स्टेप नंबर 2, साइज ऑफ द फुटिंग, साइज ऑफ द फुटिंग, ओके सेम फॉर्मूला अभी मैंने बताया ना, एरिया इज इक्वल टू टोटल लोड अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेस की जगह क्या हो जाएगा सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल, लोड कितना आया 550 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 120, 550 अपॉन 120, सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, मेरे पास जो वैल्यू लिखी हुई है दैट इज 4.5833, दिस इज इक्वल टू 4.5833 मीटर स्क्वायर। प्लीज आई रिक्वेस्ट अपने आप सॉल्व करिए, राइट। मैंने सॉल्व करके पहले से रखा हुआ है, मैं वैल्यूज लिख दूंगा, बट हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हो गई हो, इसलिए कैलसी उठाइए साथ साथ में सॉल्व करते रहिए, राइट। मतलब इस रेक्टेंगुलर फुटिंग का एरिया कितना रिक्वायर्ड है फॉर दैट पर्टिकुलर लोड एंड दिस सेफ बियरिंग कैपेसिटी, एंड दैट इज 4.5833 मीटर स्क्वायर, ओके। नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी ऑल नो इज विड्थ इनटू लेंथ, राइट। अब एरिया पता है, अब विड्थ और लेंथ में रेशियो क्या रखे हैं, विड्थ और लेंथ में वही रेशियो होगा जो पिलर का या सॉरी कॉलम का रेशियो है, राइट। मींस the b by l will be equal to small b by small l, and that will be equal to what 300 upon 450, and that is 1 by 3 like this, 300 upon 450, यानी b is equal to क्या हो जाएगा l by 3, सॉरी दिस इज 2 by 3, okay, तो b is equal to क्या हो जाएगा 2l upon 3, पुट कर देते हैं, a कितना है 4.5833, दिस इज इक्वल टू 2 by 3l multiplied by l, 2 by 3l multiplied by l। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो मेरे पास l का वैल्यू है 2.622 मीटर, 2.622 मीटर, राइट, 2.622 मीटर। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, राइट, क्योंकि ये तो मिनिमम वैल्यू है, कितना हो जाएगा 2.7 मीटर, राउंड ऑफ कर देंगे कितना हो जाएगा 2.7 मीटर। l की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, b की जगह b यहाँ से क्या आया था, b आया था 2 by 3l, जैसे ही पुट करोगे तो b इज इक्वल टू 2 by 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.7, एंड यहाँ से मिल जाता है 1.8, क्या मिल जाता है 1.8 मीटर, मतलब दिस वैल्यू इज व्हाट b इज इक्वल टू 1.8 मीटर, एंड दिस इज व्हाट 2.7 मीटर, व्हाट 2.7 मीटर, राइट, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ओके, राइट। देखो डिजाइन में क्या करना था, बी निकालना था, एल निकालना था, डी निकालना था, बी और एल तो हमने निकाल लिया, इतनी जल्दी आ गया बी और एल। अब मेन काम शुरू होता है डी निकालने में, राइट, जो कि मुश्किल है क्योंकि डी हमें 3 जगह से निकालना है या फिर एक जगह से निकालकर 2 जगह चेक करना है, राइट। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट पे, बट बेंडिंग हो किस वजह से रही है, लोड लग रहा है, लोड की वजह से बेंडिंग हो रही है, और जो फुटिंग है उसको रजिस्ट कर रही है बाय अप्लाइंग अपवर्ड प्रेशर। लोड नीचे की तरफ लग रहा है तो क्या लग रहा है, अपवर्ड प्रेशर लग रहा है। अपवर्ड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसे बना देते हैं स्टेप नंबर 3, दैट इज व्हाट नेट अपवर्ड प्रेशर, नेट अपवर्ड प्रेशर, राइट, नेट अपवर्ड प्रेशर।
कैसे निकलेगा भाई? जो टोटल लोड है और जिस सरफेस एरिया पे लग रहा है, राइट, जो टोटल लोड है और जिस सरफेस एरिया पे लग रहा है वही तो हो जाएगा नेट अपवर्ड प्रेशर, राइट। लोड लगा और पूरी फुटिंग मिलके अपवर्ड प्रेशर लगा रही है, यानी लोड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द फुटिंग क्या हो जाएगा? लोड डिवाइडेड बाई एरिया। लोड कितना था? लोड हमें पता है 550 किलो न्यूटन। कितना था? 550 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 2.7, 1.8 इंटू 2.7। सॉल्व कर लीजिए। मेरे पास इसकी वैल्यू है 113.168 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 113.168 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो जो लोड लग रहा था उसकी वजह से फुटिंग कितना नेट अपवर्ड प्रेशर लगा रही है? दैट इज 113.168। क्लियर है, राइट? देखिए, आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा स्लो करके देखिए, अपने आप सॉल्व करके देखिए। ऐसा समझिए कि अगर ये 10-15 जितना भी टॉपिक से क्वेश्चन जितने मार्क्स का भी आना है, राइट, इन 2-3-4 घंटे में जब आप उठोगे तो इतने नंबर तो आपके पक्के हैं अगर आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपका मोटिवेशन नॉलेज है तब तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे कुछ बोलने की, बट अगर आपको मार्क्स चाहिए तब भी 2-3 घंटे लगाइए, इट इज़ वर्थ, राइट? अगर आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो अगर 20% मार्क्स इससे आपके आ रहे हैं, नॉट अ बिग डील इन 5 आवर्स और 4 आवर्स, वट एवर योर एफिशिएंसी और स्पीड। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हम डेप्थ वाला निकालना, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा, साथ में चलना होगा, राइट? ओके, चलिए मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और फिर आगे मूव करते हैं। ओके, मैंने जब अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था ये स्टेप नंबर कौन सा है, 4th है या 3rd है, देख लीजिए प्लीज़। जब मैंने बताया था तो मैंने ये बताया था कि जो बेंडिंग मूवमेंट में फेलियर होता है, बेंडिंग मूवमेंट की वजह से, वो सरफेस ऑफ द कॉलम ही होता है, राइट? कहाँ पर होता है? सरफेस ऑफ द कॉलम, मतलब इसी सरफेस पे फेलियर हो जाएगा। अब अगर इसी सरफेस पे फेलियर हो जाएगा तो फेलियर जोन्स क्या बनेंगे? ये पूरा फेलियर जोन वाई एक्सिस में और ये फेलियर जोन एक्स एक्सिस में, ये फेलियर जोन बनते हैं। और इसी के अबाउट, मतलब जहाँ से फेलियर हो रहा होता है और फेलियर जोन पे हमें मूवमेंट निकालना है, राइट? बहुत सिंपल है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको बस ये समझना रहेगा फेस। अगर ये फेस है और मैं कॉलम हटा दूँ, ये टोटल कितना है? बी, और कॉलम की विड्थ मैंने हटा दी, तो कॉलम की विड्थ हटाने के बाद कितना बचा? बी माइनस बी। तो इस साइड कितना डिवाइड होगा? बी माइनस बी बाई 2। मैं इस साइड का नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो रेप्लिका है। अगर आप मैथमेटिकल वैल्यू में देखो तो जो इधर की है वही इधर की है, तो मैं सिर्फ एक साइड में निकालूंगा, राइट? हाउएवर होगा दोनों साइड में भी। इस फेस में भी फेलियर जोन बनेगा, सिमिलरली इस फेस में भी फेलियर जोन बनेगा, राइट? लेकिन मैं एक ही निकालूंगा क्योंकि मैथमेटिकल वैल्यू सेम है, राइट? तो ये कितना बचेगा? b माइनस बी बचेगा इसको हटा के, तो इधर b माइनस बी बाई 2 और उधर b माइनस बी बाई 2, राइट? सिमिलरली ये पूरा कितना बचेगा? ये l हटा के l माइनस एल, तो इधर l माइनस एल बाई 2 एंड इधर l माइनस एल बाई 2। मैंने एक तरफ बना दिया। अब दोनों एक्सिस में मैं मूवमेंट निकालूंगा, जिधर का ज़्यादा है उसको कंसिडर कर लूंगा, क्योंकि अगर वो सेफ है तो छोटा वाला ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा, राइट? बस यहाँ पर याद क्या करना है, जो क्रिटिकल सेक्शन है दैट वुड बी ऑन द फेस ऑफ कॉलम, जो क्रिटिकल सेक्शन है दैट वुड बी ऑन फेस ऑफ कॉलम। चलो ठीक है, हम निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्सिस। पहले तो बेंडिंग मोमेंट का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। और फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस, राइट? मल्टीप्लाई बाय एरिया, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बेसिक फॉर्मूला होगा आपका। स्ट्रेस कितनी लग रही है? स्ट्रेस लग रही है नेट अपवर्ड प्रेशर। आई डोंट नो कि मैंने वो लिखाया है कि नहीं, बट नेट अपवर्ड प्रेशर को डिनोट करते हैं स्मॉल पी से।
किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल टी से। अगर मैंने नहीं लिखा है वहाँ पर तो प्लीज लिख लीजिए, मल्टीप्लाई बाई एरिया। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, एरिया का क्या बन रहा है? ये वाला जोन बन रहा है, ये वाला जोन बन रहा है। ये कितनी वैल्यू है? बी, और ये कितनी वैल्यू है? एल माइनस एल बाई। तो एरिया कितना हो गया? बी मल्टीप्लाई बाई एल माइनस एल बाई, बी मल्टीप्लाई बाई एल माइनस एल बाई टू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? अगर आप फोर्स को याद करो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द पॉइंट जहां पर फोर्स एक्ट कर रहा है और जिस पॉइंट पर निकालना है। आप किस पॉइंट पर निकालोगे इस पूरा एरिया? जहां पर पूरा एरिया लाई कर रहा है, जहां पर पूरा एरिया क्या कर रहा है? कंसंट्रेटेड। और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। तो अगर ये L माइनस एल बाई टू है तो इसके हाफ में सेंट्रॉइड है। अगर मैं नंबर लेता हूँ उसे 2 बोल देता हूँ, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर आएगा? 1 पर आएगा, राइट। तो अगर ये L माइनस एल बाई टू है तो हाफ ऑफ L माइनस एल बाई टू पर आएगा। तो यहाँ से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस हाफ, सपोज यहाँ पर कहीं पर सेंट्रॉइड है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जितनी ये है, मीन्स हाफ ऑफ L माइनस एल बाई, हाफ ऑफ L माइनस एल बाई टू। पुट कर हाफ ऑफ L माइनस एल बाई टू, करेक्ट, हाफ ऑफ L माइनस एल बाई टू। चलो ठीक है, तो ये बन जाता है P इंटू बी इंटू एल माइनस एल बाई 8 स्क्वायर, एल माइनस एल 2 बार स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 8। सारी वैल्यूज आपको पता है। P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू है 113.168, 113.168। B का वैल्यू कितना है? 1 पॉइंट कितना है B का वैल्यू? 1.8। B का वैल्यू 1.8। देन L का वैल्यू कितना है? L का वैल्यू कितना आया था? 2.7, 2.7 माइनस स्मॉल l कितना था? स्मॉल l था 0.45, 0.45 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। देखिए एक बार सारी वैल्यूज एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। वैसे मैंने अपने हिसाब से सही रखी है, बट अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आप सही कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करके मेरे पास आता है 128.905, 128.905 किलो न्यूटन मीटर, करेक्ट। 128.905 किलो न्यूटन मीटर, क्लियर? ओके। अब बिकॉज लिमिट स्टेट से डिजाइन कर रहे हैं, मैंने लोड को वहां पर अल्टीमेट लोड में कन्वर्ट नहीं किया था। आप वहां पर भी कर सकते हैं। अगर वहां पर कर लेंगे तो नेटवर्क अपवर्ड प्रेशर जो है वो आप ऑटोमेटिकली 1.5 टाइम्स आ जाएगा, बट आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब इसे हम अल्टीमेट मूवमेंट में कन्वर्ट करेंगे, अल्टीमेट मूवमेंट, और इसको डिनोट करेंगे MUX, अल्टीमेट मूवमेंट एट x डायरेक्शन, एंड दैट वुड बी 1.5 इंटू 128.905, और ये मल्टीप्लाई होके आता है 193.358, 193.358 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है? अब सिमिलरली इसी तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट वाई में भी निकालेंगे, वाई डायरेक्शन पे। अब देखो वाई डायरेक्शन पे ये फॉर्मूला चेंज होकर हो जाता है B इंटू एल इंटू बी माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। देखो कैसे होता है। अब ये वाला सेक्शन ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, मतलब ये फेलियर जोन है। ये फेलियर जोन है तो स्ट्रेस तो नेट अपवर्ड प्रेशर ही रहेगा। एरिया क्या हो जाएगा? दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। ये कितना है? एल है। और ये कितना है? बी माइनस बी बाई टू, बी माइनस बी बाई टू। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आया है। और जब सेंटर पे देखोगे तो कहां पर लाई करेगा? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो हाफ पर, यानी 1/2 ऑफ बी माइनस बी बाई टू, यानी बी माइनस बी बाई 4, बी माइनस बी बाई 4। अब b माइनस बी बाई टू पहले था आपके पास, b माइनस बी बाई 4 और आ गया है, क्या हो जाएगा? b माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है? अपने आप करके देखिएगा, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 113.168 मल्टीप्लाई बाई द l वैल्यू इज 2.7, the b वैल्यू इज 1.8 माइनस 0.3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। और ये सॉल्व होके मेरे पास वैल्यू आती है, that is 85.93695, 85.93695 किलो न्यूटन मीटर।
695 किलो न्यूटन मीटर। अब इसमें भी अल्टीमेट मोमेंट निकालना है, अल्टीमेट मोमेंट, और इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे एम यू वाई, मीन्स अल्टीमेट मोमेंट एट वाई डायरेक्शन, एंड दैट इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 85.93695। सॉल्व करिए अपने आप। मेरे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज 128.905, 128.905 किलो न्यूटन मीटर, 128.905 किलो न्यूटन मीटर, राइट। ओके, क्लियरली देखो एक्स में मूवमेंट कितना आ रहा है 193 समथिंग, वाई में मूवमेंट कितना आ रहा है 128 समथिंग। तो अगर मुझे डिजाइन करना हो तो मैं किससे करूंगा, राइट, मैं डिजाइन करूंगा एक्स डायरेक्शन से, क्योंकि अगर ये इस मूवमेंट पे मेरी डेप्थ सेफ है, ज्यादा मूवमेंट है ना, ज्यादा डेप्थ लगेगी, क्यू एफ सी के बी डी स्क्वायर, ज्यादा मूवमेंट के लिए ज्यादा डेप्थ। अगर इसके लिए मैंने डेप्थ प्रोवाइड की तो इसके लिए तो ऑटोमेटिकली डेप्थ सेफ होगी, राइट। तो हमारा डिजाइनिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, हमारा डिजाइनिंग मोमेंट हो जाएगा एम यू एक्स। क्यों हो जाएगा, बिकॉज एम यू एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एम यू एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई, और जो ग्रेटर होता है वो डिजाइनिंग मोमेंट हो जाता है। अब अगर आपको मूवमेंट पता है तो हमें डेप्थ कैसे निकालना है ये भी पता है, लिमिटिंग मोमेंट के बराबर रख दीजिए, डेप्थ निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ पहले। ओके, सो ये था स्टेप नंबर 6, आई डोंट नो। स्टेप नंबर 5, इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकलेगा, जो आपका एम यू एक्स है उसको एम यू लिमिटिंग के बराबर पुट कर दो, राइट। और एम यू एक्स कितना है आपका 193.358, 193.358 इंटू 10⁻⁶, और लिमिटिंग कितना होता है क्यू एफ सी के बी डी स्क्वायर, क्यू एफ सी के बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू होता है 0.138, क्या होता है 0.138 फॉर FE 415, ये क्या हो जाएगा 0.138 FCK इंटू बी डी स्क्वायर, राइट। सारी वैल्यूज आपको पता है, 193.358 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 0.138 इंटू 20 इंटू विड्थ की वैल्यू क्या होगी, विड्थ की वैल्यू क्या होगी, जब हम कहाँ से निकला है, एक्स एक्सिस से निकला है, किससे निकला है एक्स एक्सिस से, एम यू एक्स है ना, वहाँ पर विड्थ की वैल्यू कितनी है 1.8 मीन्स 1800 mm में इसके पुट कर रहे हैं, जो भी न्यूटन पर mm स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, जो डी की वैल्यू है दैट इज 197.2832, 197.2832 mm, राइट। देखो वैसे तो इसको 200 mm में राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है अभी 1 वे शेयर और 2 वे शेयर दोनों बचा हुआ है, और अगर वो दोनों बचा हुआ है तो हमें उसी हिसाब से वैल्यू को राउंड ऑफ करना होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा राउंड ऑफ कर देता हूँ, तो डी प्रोवाइडेड बोल देता हूँ मैं 350 mm, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा ना तो आगे ये 1 वे शेयर 2 वे शेयर में फेल हो जाएगा और मुझे फिर से क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, राइट। तो कितना प्रोवाइड कर दिया मैंने, डी 350 mm, और ये क्यों किया है, बिकॉज हमारे पास अभी शेयर के चेक है, शेयर के चेक, क्लियर है। अब देखो रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि बेंडिंग में सेफ रहे, और अगर बेंडिंग हमारे पास आ गया है, हमें बेंडिंग में डेप्थ आ गई है, तो एक बार पहले रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, फिर शेयर के लिए चेक कर लेंगे, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप इज रेनफोर्समेंट। ओके, सो स्टेप नंबर 6, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, स्टेप 6 एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। ओके, देखिए मैंने आपको जब डबली रेनफोर्स बीम पढ़ाया था उसमें सिंगली रेनफोर्स बीम में एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया था, और सिर्फ वही यहाँ पर आपको पुट कर देना है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट AST। सबसे पहले कहाँ पर निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन में। अगर एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे फॉर्मूला क्या था 0.5
3.6 MU अपॉन FC के BD स्क्वायर B इंटू डी। अब x डायरेक्शन में है तो यहाँ पर MU क्या हो जाएगा, MU x। सारी वैल्यू को करो, 0.5 20 415 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6। MU x कितना था, MU x था हमारे पास 193.358 193.35 डिवाइडेड बाई FC के 20 इंटू B। इन द केस ऑफ x डायरेक्शन जो B था 1800 और D कितना लिया हमने 350 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई B 1800 इंटू 350, राइट। ये सारी वैल्यूज हैं। प्लीज़ कैलसी में रखिए, लेक्चर भी लेंदी हो रहा है इसलिए मैं कैलकुलेशन आपके सामने नहीं कर रहा हूँ, वैल्यूज सारी पुट कर दी हैं। मेरे पास जो आंसर है इसका दैट इज 1617.609 करेक्ट। अब इसको जो है ना चेक भी करते हैं कि मैक्स मिनिमम रेनफोर्समेंट जो होता है ना, इसमें जो स्लैब में आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है ये होता है 0.12%। इतना तो होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए, 0.12%। चेक कर लो कितना है इसमें परसेंटेज एरिया रेनफोर्समेंट। कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका AST अपॉन B इंटू डी, AST अपॉन B इंटू डी। अब AST आपने निकाल लिया है और B और D की वैल्यू आपको पता है 1800 इंटू 350 1617.609 अपॉन B कितना है 1800 इंटू 350। और अगर इसको आप सॉल्व करते हैं आपके पास वैल्यू आती है 0.2507। क्लियर है, ओके। रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो, प्रोवाइडिंग 12 mm डाया बार्स, 12 mm डाया बार्स। तो एक नंबर ऑफ बार्स कितना हो जाएगा, AST जो आया है डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 बार, यानी 1617.609 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 इंटू 12 स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू 12 स्क्वायर। इसे सॉल्व करके आता है 14.299 मीन्स नियरली 15 मार्क्स। कितना आ रहा है, नियरली 15 मार्क्स। अब स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, स्पेसिंग कैसे, देखो एक्स एक्सिस में प्रोवाइड कर रहे हो ना, स्पेसिंग कैसे निकालोगे। जो आपकी बार्स हैं वो आप कहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो एक्स एक्सिस में प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो विड्थ है कितनी है 1800। ओके, सो 1800 डिवाइडेड बाई 50 और ये आ जाता है आपका 120 mm। मीन्स यू विल प्रोवाइड 12 mm डाया बार्स एट द स्पेसिंग ऑफ 120 mm। ओके, अब देखो टेक्निकली तो हमें ये करना चाहिए कि हमें जो दूसरी डायरेक्शन है उसमें भी एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालना चाहिए। यहाँ पर जो MUX है उसकी जगह MUY हो जाएगा, ये विड्थ की जगह 2.7 हो जाएगा। एंड जो डेप्थ है, देखो अब क्या हुआ है, अब हुआ ये है कि ये जो रेनफोर्समेंट है ना ये पड़ गई है, अब इसके ऊपर रेनफोर्समेंट पड़ेगी तो जो डेप्थ है ना उसमें ये रेनफोर्समेंट का डाया और कम हो जाएगा। तो जब दूसरे डायरेक्शन में आप डेप्थ की वैल्यू पुट करोगे ना तो वो आ जाएगी 350 माइनस 12। 350 माइनस 12। देखो ये रेनफोर्समेंट अगर सपोज यहाँ पर पड़ गई, अब इसके ऊपर लगा लो तो ये वाली जो नीचे वाली रेनफोर्समेंट है इसका डाया तो हटा दो, हटा के 350 माइनस 12 डी की जगह पुट करोगे और रेनफोर्समेंट निकाल दो। बट ये क्वेश्चन वैसे ही लेंदी होता है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों डायरेक्शन में यही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सेफ तो आएगा क्योंकि हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए निकाला है। अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए निकाला है तो दोनों डायरेक्शन में ही सेफ होगा, हाउएवर ज़्यादा होगा बट सेफ होगा, राइट। वरना अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, MUX की जगह MUY पुट करिए, B की जगह 2.7 पुट करिए, D की जगह 358 पुट करिए और इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। दैट वुड बी योर एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन वाई डायरेक्शन। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं मूव करता हूँ चेक्स में, दैट इज चेक फॉर वन वे शियर।
सो स्टेप नंबर आई डोंट नो कौन सा था, 7, चेक फॉर वन वे शेयर। मैंने आपको बताया था कि जो वन वे शेयर में क्रिटिकल सेक्शन है वो फेस से डी डिस्टेंस पर लाई करता है, मतलब इस एक्सिस पे ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया और दूसरी एक्सिस में ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया, राइट। ये आपके क्रिटिकल सेक्शन बन जाएंगे। तो हम ये निकालते हैं, देखो शेयर स्ट्रेस होती है, उसको निकालने के लिए पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स में एरिया से डिवाइड करोगे तो आपकी शेयर स्ट्रेस आएगी। अब ये कैसे वर्क करता है, देखो ये ऐसे वर्क करता है कि पहले आप शेयर निकालो, राइट। वो शेयर जो लोड की वजह से आ रहा है, फिर ये देखो कंक्रीट कितना ले सकता है। अगर कंक्रीट जो शेयर आ रहा है कंक्रीट उससे ज़्यादा ले सकता है तो सेफ है, वरना डेप्थ बढ़ाइए, ऐसे ही काम करता है, राइट। तो सबसे पहले हम शेयर निकालते हैं एट एक्स डायरेक्शन में, राइट, एट एक्स। और अगर फोर्स निकालना है, इसे हम बोल रहे हैं फोर्स वी यू एक्स, राइट, वी एक्स, एक्स पहले बोल रहे हैं, अल्टीमेट हम बाद में बना देंगे। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। स्ट्रेस तो यार सिर्फ पी ही रहेगा, नेट अपवर्ड प्रेशर, राइट, एंड मल्टीप्लाइड बाई एरिया क्या होगा, देखो यहां से यहां तक था b माइनस बी बाई 2, अब उसमें से d और कम हो गया है, राइट। लेंथ तो सेम ही, यानी इस सेक्शन का एरिया कितना होगा, सॉरी एक्स डायरेक्शन में निकालना है, इसमें निकालेंगे, ये कितना होगा, पहले तो ये b होगा, यहां पर लिख देता हूं स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये p मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई ये कितना था पहले l माइनस एल बाई 2, उसमें से क्या कम हो जाएगा d, यानी l माइनस एल बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा l माइनस एल बाई 2 माइनस d, राइट। सारी वैल्यूज पुट कर दो, 113.168 मल्टीप्लाइड बाई विड्थ की वैल्यू कितनी है, विड्थ की वैल्यू 1.8 मल्टीप्लाइड बाई l 2.7 d 0.35 350 mm मान लिया था ना मैंने, d डिवाइडेड बाई सॉरी l है, l कितना था 450.45 माइनस 0.35, करेक्ट। मैं पॉज कर रहा हूँ, सॉल्व करिए। मेरे पास जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ, एंड दैट इज 122.221 किलो न्यूटन, राइट। सिमिलरली वी वाई वाई निकाल लेते हैं, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया मीन्स दिस वैल्यू l इंटू b माइनस b बाई 2 माइनस d, p 113.168 मल्टीप्लाइड बाई 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 माइनस b की वैल्यू 0.3 डिवाइडेड बाई माइनस 0.35। सॉल्व करिए, पॉज करिए प्लीज, सॉल्व करिए, एंड मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये वैल्यू है 157.869 और ये वैल्यू है 122.2214। देखिए मेरे पास वैल्यूज लिखी हुई है, प्लीज सॉल्व करिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए, इसलिए क्रॉस चेक करते रहिए, ओके। तो लोड की वजह से मतलब इतना लोड आ रहा है जिसकी वजह से शेयर बनेगा, राइट। लेकिन हमें देखो किसके लिए डिजाइन करेंगे, एक्स के लिए कि वाई के लिए, ऑब्वियसली एक्स के लिए, क्योंकि एक्स क्या है ज्यादा है, बिकॉज वी एक्स इज ग्रेटर देन वी वाई। तो इसीलिए अल्टीमेट डिजाइन लोड कितना आ जाएगा, अल्टीमेट लोड दैट इज 1.5 इंटू वी एक्स, जो ज्यादा है उसी को ले रहे हैं, जो छोटे हैं उसको क्यों कंसिडर करेंगे। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 157.869 and that would be 236.804 किलो न्यूटन। सिर्फ कैलकुलेशन है, मैं क्या करूँ, मैं इसमें रुक भी नहीं सकता हूँ, है ना, लेक्चर भी बहुत लेंथी हो रहा है, बट आई गेस आपको समझ में आ रहा है। इसके लिए हमें डिजाइन करना है। अब स्ट्रेस कितना होता है, राइट। सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसकी वजह से स्ट्रेस कितना आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं नॉमिनल स्ट्रेस टाउ वी, एंड दैट वुड बी फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का तो जनरल फॉर्मूला है यार, फोर्स, और फोर्स कितना है अल्टीमेट x डिवाइडेड बाय b इंटू d, डिवाइडेड बाय b इंटू d, राइट, ओके। तो vux 236.804 डिवाइडेड, अब देखो इसके लिए b कौन सा होगा, ये फोर्स लग रहा है ना, अगर ये फोर्स लग रहा है तो इसके लिए विड्थ क्या होगी, इसके लिए विड्थ क्या होगी,
देखो वी यू एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसके अपोजिट जब फोर्स लगेगा तब शेयर बनेगा, राइट। तो इसके अपोजिट क्या बनेगी, इसके लिए ये विड्थ है तो इसके लिए क्या हो जाएगी 2.7 तो डिवाइडेड बाय 2700 मल्टीप्लाइड बाय 350 और ये नॉमिनल स्ट्रेस आ रही है 0.2506 न्यूटन पर mm स्क्वायर 0.2506 न्यूटन पर mm स्क्वायर, करेक्ट 0.2506 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, राइट। अब देखो अगर ये स्ट्रेस कंक्रीट ले गया, ये स्ट्रेस कंक्रीट ले गया तो सेफ है। हम ये देख लेते हैं कंक्रीट ये स्ट्रेस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। ओके ओके, तो कंक्रीट जो स्ट्रेस ले सकता है वो होता है टाउ सी डैश मल्टीप्लाइड बाई के। ये डिपेंड करता है आपका परसेंटेज ऑफ स्टील में, परसेंटेज ऑफ स्टील पे, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है पेज नंबर 74 में। दैट वैल्यू इज गिवन इज पेज नंबर 74 IS 456 पेज 74। परसेंटेज स्टील के हिसाब से ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है कि टाउ सी की वैल्यू कितनी होगी। एंड के अगर 300 mm से ज्यादा है, सॉरी अगर डी 300 mm से ज्यादा है तो के की वैल्यू हो जाती है 1, राइट। अब अगर आप पेज नंबर प्लीज खोलिए, है ना, अपना कोड खोलिए, पेज नंबर 74 में जाइए स्ट्रेस की, और वहां पर जाकर आप देखोगे, सॉरी पेज नंबर 72, आई एम वेरी सॉरी, पेज नंबर 72 IS 456 परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट की एक टेबल बनी है, राइट। उसमें हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ स्टील आया था जब हमने एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकाला था वहां पर निकाल दिया था, और हमारे पास परसेंटेज ऑफ स्टील था 0.250 परसेंटेज ऑफ स्टील था 0.2507, राइट, इतना परसेंटेज था। अब ये 0.25 के बहुत पास में है तो M20 और 0.25 का वैल्यू देख लो, तो आपको टाउ सी की वैल्यू वहां से मिल जाती है 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब जो नॉमिनल स्ट्रेस है वो थी आपके पास टाउ वी 0.25 समथिंग, राइट, 0.2506, और टाउ सी कितना है 0.36। अरे भाई ये तो बहुत ही सेफ है, कंक्रीट नॉमिनल स्ट्रेस कैरी कर सकता है, इसका मतलब जो हमने डेप्थ एज्यूम की है वो क्या है, सेफ, सही है, समझ में आ रहा है, राइट। सॉल्व करिएगा, कोई डाउट हो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा ये टॉपिक, राइट। जल्दी से लास्ट स्टेप देख लेते हैं, स्टेप नंबर 8 एंड दैट इज टू वे शेयर। ओके ठीक है, मैंने आपको बताया था जो पंचिंग शेयर होता है ना वो पूरी पेरीफेरी पे, मतलब पंच करते हैं ना पूरी पेरीफेरी पे, मतलब ये जो d/2 का जो आउटर सर्कल है ना, यानी ये b + d/2 एंड l + d/2 का जो रेक्टेंगल बन रहा है, ये पूरा जोन है जहां पर फेलियर हो सकता है, राइट। तो ये पूरा पैरामीटर सबसे पहले निकाल लेते हैं, है ना, इस पैरामीटर को बोल देते हैं b0। तो ये कितना होगा, दिस इज b + d, कितना होगा b + d प्लस l + d, सॉरी स्मॉल b होगा, स्मॉल b + d प्लस स्मॉल l + d एंड मल्टीप्लाई बाई 2, स्मॉल b + d d/2 + d/2 इज व्हाट d, यानी स्मॉल b + d स्मॉल l + d स्मॉल b + d स्मॉल l + d, तभी मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। सारी वैल्यूज पुट करो, b की वैल्यू कितनी है 0.3 प्लस d की वैल्यू 0.35, l की वैल्यू 0.45 प्लस 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2.9 मीटर, 2.9 मीटर। अब यहाँ पर भी हम निकालेंगे कि जो पंचिंग स्ट्रेस पहले पंचिंग फोर्स है वो कितना है, उसकी वजह से स्ट्रेस कितना है, और फिर क्या वो कंक्रीट स्ट्रेस ले सकती है कि नहीं ले सकती है। चलिए सबसे पहले निकालते हैं, पहले तो ये एरिया देखो, ये वाला एरिया बचता है जो सारा स्ट्रेस ले रहा होगा, क्योंकि ये तो फेलियर जोन ही बन गया, तो ये वाला एरिया कितना होगा, दिस एरिया, सॉरी टोटल एरिया माइनस दिस एरिया। मतलब सबसे पहले अगर मैं एरिया निकालूं जिस पे फेलियर है, जो ये लोड ले रहा है, तो दैट इज टोटल एरिया माइनस पंचिंग एरिया, और टोटल एरिया कितना है भाई, टोटल एरिया तो 1.8 × 2.7, एंड पंचिंग एरिया कितना है, माइनस लगा देते हैं, पंचिंग एरिया कितना है b + d × l + d, b + d × l + d। अब b की वैल्यू कितनी है, सो 1.8 × 2.7
माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0.3 प्लस 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 0.45 प्लस 0.35। सॉल्व करिए। जैसे इसे सॉल्व करते हैं मेरे पास एरिया आता है 4.34 मीटर स्क्वायर, 4.34 मीटर स्क्वायर, राइट। अब जो पंचिंग फोर्स है वो क्या होता है स्ट्रेस मल्टीप्लाइड एरिया, यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्ट्रेस, और स्ट्रेस तो हमेशा नेट अपॉन प्रेशर है, नेट अपॉन प्रेशर, और एरिया कितना है 4.34, यानी हमारे पास फोर्स आ गया कितना है P कितना था 113.168 इंटू 4.34, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 491.149 किलोमीटर, 494.149 किलो न्यूटन, राइट। अब देखो इस फोर्स से तो काम नहीं चलेगा ना, लिमिट स्टेट है, अल्टीमेट निकालना पड़ेगा। अल्टीमेट लोड कितना आ जाएगा 1.5 into 494.149, right? And that would be what? 736.723. 736.723 किलो। अब ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स से पंच लग रहा है, इस फोर्स से क्या लग रहा है पंच लग रहा है। अब इस पंच की वजह से स्ट्रेस निकालते हैं, कंक्रीट के स्ट्रेस से कंपेयर कर लेते हैं, सिंपल है, राइट। नोट कर लीजिए, या तो पॉज करके सॉल्व करिए, मैं इसे हटा के आगे मूव कर रहा हूँ, राइट। तो नॉमिनल शेयर कितना हो जाएगा टाउ वी, ये होता था फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एरिया, और फोर्स कितना आया हमारे पास, फोर्स आया है 736.723 किलो न्यूटन है, इसे न्यूटन में चेंज कर दो। एरिया कितना है इस पेरीमीटर पे और डेप्थ का मल्टीप्लाई, मतलब बी नॉट इंटू डी, बी नॉट, क्योंकि यार पंचिंग सरकमफ्रेंस तो यही है ना, राइट। तो बी नॉट इंटू डी, सो दैट इज 736.723 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई दैट बी नॉट इज 2.9 यानी 2900 एंड डी इज 350, डी इज व्हाट 350। इसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू आती है 0.7258, मतलब इतना पंचिंग शेयर लग रहा है, राइट। इतना क्या लग रहा है पंचिंग शेयर लग रहा है, राइट। अब देखो जो पंचिंग शेयर कैरी कर सकता है, राइट, वो है जो कंक्रीट की, उसमें टाउ सी बोला था, इसमें टाउ सी डैश बोल देते हैं, दैट इज KS इंटू टाउ सी, राइट। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ओके। आप ये देखो KS और टाउ सी की वैल्यू क्या होती है। KS की वैल्यू डिपेंड करती है बीटा पर, राइट। सो KS की वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.5 प्लस बीटा, और बीटा रेशियो है, इन साइड्स का क्या है रेशियो है, और अगर ये 1 से ज़्यादा आता है तो इसे 1 ले लेना होता है, यानी 300 डिवाइडेड बाई 450, और ये आता है 1.17, और अगर ये 1.17 है बिकॉज ये 1 से ज़्यादा है तो KS की वैल्यू क्या हो जाएगी, KS की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। एंड सिमिलरली यहीं पर दिया है फॉर लिमिट स्टेट टाउ सी की वैल्यू है आपके पास 0.25 अंडर रूट FCK, मीन्स 0.25 अंडर रूट 20, मीन्स 0.25 अंडर रूट 20। इसको सॉल्व करिए, और इसको सॉल्व करके वैल्यू आती है 1.11 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 1.11 न्यूटन पर एम स्क्वायर, राइट। देखो आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा यहाँ पर इस फिगर में कि टाउ सी डैश, और ये अच्छा अगर आपको कोड में देखना है तो ये पेज नंबर 58-59 में गिवन है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा हुआ, पेज नंबर 58 एंड 59 में ये पंचिंग शेयर का ये वाला क्लॉज गिवन है कि कंक्रीट कितनी स्ट्रेस ले सकता है, राइट। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों का मल्टीप्लाई KS इज इक्वल टू 1, यानी टाउ सी डैश यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1.11, दैट इज 1.11 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब कंक्रीट कितना ले सकता है 1.11, चाहिए कितना सिर्फ 0.273, अरे भाई ये तो सेफ हो गया कि नहीं हो गया। अगर टाउ सी इज ग्रेटर देन टाउ नॉमिनल मीन्स टाउ वी, राइट, इसका मतलब क्या है सेफ, मतलब जो हमने डेप्थ कंसीडर की थी वो 1 वे शेयर और 2 वे शेयर दोनों में सेफ है, क्लियर है। थोड़ा सा लेंदी है, मुझे भी थोड़ा सा तेज चलना पड़ा क्योंकि वैसे ही 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया है, लेकिन अगर आपको किसी पार्ट में डाउट है प्लीज़ मुझे बताइए, मैं जरूर सॉल्व करूँगा। तब तक पढ़ते रहिए, हैप्पी लर्निंग।